स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। बता दें कि 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। और देखिए, इसमें सबसे अहम तो यह है कि पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी प्रस्तावित किया जाना है। काफी अहम है ये, काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है। एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट पर भी मंजूरी मिल सकती है। 5 कंपनियों के सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ओडीओपी 2.0 का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे। एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट पर भी मंजूरी मिलेगी। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और इसके अलावा ओडीओपी 2.0 का प्रस्ताव भी इसमें रखा जाएगा। 11 बजे लोक भवन में बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। और इसके अलावा कुछ और अहम प्रस्ताव जो है उन पर बातचीत चल रही। 20% आरक्षण का जो नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। और पुलिस पीएससी प्रशिक्षण में अग्निवीरों को छूट मिलेगी। ओडीओपी योजना का विस्तार करके नए पहलुओं को इसमें शामिल किया जाएगा। पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता बढ़ाए जाने के जो नए पहलू हैं वो समाहित किए गए हैं। ये बैठक आज की जो बड़ी है इम्पॉर्टेंट, और इसमें कई अहम बिंदुओं पर तो बातचीत होगी। साथ ही साथ कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो इसमें आज देखे जाएंगे। सीमा अब इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सीमा, अब कैबिनेट की बैठक है ये और मंथन आज चलेगा, इसको लेकर और क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने जा रही है। और उसमें सबसे अहम प्रस्ताव जो है वो ये है कि जो अग्निवीर होंगे और वो अग्निवीर अपनी ड्यूटी करके अगर वापस आते हैं तो उनके लिए 20% का आरक्षण पुलिस, नागरिक पुलिस में और पीएससी में था, उसके प्रस्ताव को जो है वो संशोधन होगा। और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग में भी कुछ ना कुछ जो है वो छूट दी जाएगी। और इसके साथ ओडीओपी 2 का भी प्रस्ताव है, 2.0 का। उसमें जो प्रोडक्ट हैं ज़िले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उनके तहत कई जगहों पर 2 प्रोडक्ट भी हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा मिले, कैसे जो है वो उनकी सप्लाई हो, कैसे जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़े, विदेशों तक जाए। तो इन सब चीज़ों पर आज एक नई नीति के तहत जो है वो कैबिनेट का फैसला लिया जाएगा। इसी तरह से पर्यटन विभाग का भी एक प्रस्ताव है, उस पर भी आज मुहर लगेगी। तो इस तरह से 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लगनी है और वो सारे के सारे प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को लेटर ऑफ कंफर्ट पर भी मंजूरी मिलेगी। सीमा, इसके साथ साथ 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने जा रही है। इसको लेकर क्या और जानकारी है? देखिए, और जो ओडीओपी का जो प्रस्ताव है उसके तहत तमाम प्रस्ताव के अंदर की तमाम चीज़ें हैं। इसमें एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट पर जो है वो मंजूरी मिलेगी और साथ ही साथ 5 कंपनियों को सब्सिडी का जो प्रस्ताव है उस पर भी मंजूरी आज जो कैबिनेट में दी जाएगी। तो जाहिर है कि ऐसे में जो ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ अन्य जो प्रोडक्ट हैं वो भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो अग्निवीर का भी ऐसे ही मामला है। अग्निवीर को लेकर भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और उनको भी छूट मिलेगी पुलिस भर्ती में और ट्रेनिंग वगैरह में। साथ ही साथ पर्यटन विभाग की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नीति का भी जो है वो आज रखा जाएगा और उस पर मंजूरी दी जाएगी। तो बहुत सारे प्रस्ताव हैं आज जो रखे जाएंगे कैबिनेट बैठक में और उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद बहुत धन्यवाद आपका सीमा, जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे बैठक होगी और धन्यवाद। और इसको लेकर मंथन चलेगा। बताता तो वो मार्ग प्रशस्त करेगा जिसके लिए सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ पर आते हैं।
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां इन दिनों बहुत भव्य और जोरदार चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आज से शुरू हो रहा है। मंदिर के प्रथम स्थल पर राम दरबार की स्थापना के साथ साथ 7 अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। 7 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3-4 जून को सुबह 6:30 बजे से लेकर 12 घंटे तक अनुष्ठान रहेगा, जिसमें 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। मुख्य समारोह 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 7 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना यहां पर होनी है। तो ये राम मंदिर की भव्य तस्वीरें हैं, जहां पर तैयारियां काफी भव्य हैं और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले की तैयारियां, चूंकि आज से ही कार्यक्रम जिसका आगाज शुरू हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, बहुत सारी तैयारियां की गई और पहले तल पर राजा राम का दरबार होने जा रहा है। हाँ, हम लखनऊ से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा रामलला के दर्शन करके। और जैसे 5 जून को योगी जी आने वाले हैं राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा करने, तो हम भी साक्षी बनेंगे। और योगी जी ने यहाँ पे बहुत माहौल पे परिवर्तन कर दिया, हम उसको बहुत आभारी भी हैं। कैसा लगा मंदिर में गई थी अंदर आप? बहुत अच्छा लगा। वातावरण कैसा लगा? बहुत अच्छा था, एकदम अच्छी अरेंजमेंट थी, कोई भगदड़ नहीं थी, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा, मतलब इतने आराम से दर्शन हुए। हर चीज़ की फैसिलिटी बना रखी है कि फ़ोन चेकिंग से लेके लॉकर सबमिशन से हर एक चीज़ के लिए हर जगह वॉशरूम भी हैं, पानी पीने की भी सुविधाएं हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा दर्शन। एक खास बात 5 जून की है। हाँ, 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ, हम उसमें साक्षी तो बहुत ज़रूर होना चाहेंगे, एकदम काफ़ी मन है। बस बुला ले रामलला, उनकी इच्छा के बिना तो नहीं आ सकते यहाँ पे भाई। अच्छा लगा, यहाँ हम पूरा मंदिर का भ्रमण किए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। 5 जून को जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है भगवान राम दरबार की, मैं चाहूँगा कि समस्त यहाँ आए हुए दर्शनार्थी से यह निवेदन किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हों और उस पूजा पाठ में उपस्थित हो करके कम से कम आशीर्वाद प्रदान करें। इससे जो योगी सरकार ने जो काम किया है, कैसा किया है? बहुत सराहनीय। ये परम खुशी की बात है कि ये योगी जो एक पीठ का स्वयं महंत है और यह उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री है, जिनके नेतृत्व में भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज वह राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें राम दरबार की मूर्तियां नहीं लगाई गई थी, जिसकी मूर्तियां इस पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 5 तारीख को। और 5 तारीख को परम सौभाग्य की ये भी बात देखिए कि 5 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन दिवस भी है। तो बड़ी हर्षोल्लास से वो यहाँ अयोध्या में निवास करेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री इस पूरे प्रदेश को पहली बार मिला है कि हर महीने में 3 बार वो आते हैं और यहाँ के हर वातावरण को बदलते हैं। हर बातों पर उनकी निगाह है, नजर है, दृष्टि है। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा अगर बात की जाए तो 5 जून को होने वाली है अयोध्या में राम मंदिर में। उसको देखते हुए अगर बात की जाए पूरी अयोध्या में अगर बात की श्रद्धालुओं का आना जारी है और श्रद्धालु रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। इस तरह जय श्री राम का जयकार लगाते हुए पूरे श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं और जो है रामलला के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। हम अंगद टीला के पास खड़े हैं, जहाँ पर रास्ता जो राम मंदिर से बाहर निकलता है उस रास्ते पर खड़े हैं। साधु जी से बात करेंगे। कहाँ से आप आई हो? हम आंध्रा से आई हूँ। सत्य साई भगवान वृंद है, आया था इधर 50 लोग और राम मंदिर को आज देखा था, बहुत खुशी हो गया हमको। रामलला को देख के हमारा बहुत ही खुशी बोलेगा तो और फिर से मौका मिलेगा तो फिर दोबारा आने के लिए बहुत कोशिश करके हम जरूर आएंगे। और राम भगवान के लिए हमारा बहुत धन्यवाद है। हम सत्य साई भगवान का भक्त वृंद है, आंध्रा से पुट्टपर्ती से आया है। इस आप बताइए क्या कहेंगे? मैं आंध्र से कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आया, रामलाल के दर्शन के लिए आया। मैं 60 मेंबर्स यहाँ से आने के बाद रामलाल को दर्शन के लिए आया। रामलाल का सुंदर लग रहा है, उन्हें देखे के बाद आनंद मिला। आज हमारा दर्शन सुबह अच्छी तरह से दर्शन मिला राम जी का। और इधर
पूरा व्यवस्था और वगैरह अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो 5 इधर अभी लोग बोलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी का 5 तारीख को इधर एक काम है, शुभ काम है, राम दरबार का ओपनिंग के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। इफ इट इज पॉसिबल वी अगेन कम अगेन। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या से ही अगली खबर है। यहाँ एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। धारदार हथियार से इस युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शव के 6 टुकड़े कर दिए गए। जमीनी रंजिश को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ, जिसमें बर्बरतापूर्ण तरीके से युवक की हत्या कर दी गई। भाई ने ही चाचा समेत 4 लोगों पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बीए फाइनल ईयर का छात्र था युवक दिनेश, जिसकी हत्या कर दी गई है और शव के 6 टुकड़े कर दिए गए। बीकापुर कोतवाली के पटेल नगर की ये वारदात है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इनको तलाश कर रही है। बीए फाइनल ईयर का छात्र था युवक दिनेश, जिसकी हत्या कर दी गई है। युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बर्बरतापूर्ण जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, पुलिस की तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि शव के 6 टुकड़े कर दिए गए। जमीनी रंजिश को लेकर ये हत्या की गई है। रुपेश इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, अभी तक इस पूरे मामले में क्या हुआ? 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। क्या असली वजह निकलकर सामने आ रही है इस घटना की? देखिए, असली वजह निकल के सामने ये आ रही है, जिस तरह से बात की जाए, युवक का घर से कुछ दूर पर एक जो है, अगर बात की जाए कि कुटिया में, मतलब एक उसमें अगर बात की जाए तो घर के पास आगे जो है कुछ दूर पर जो है इसका कुटिया में शव में पाया गया था। जो राहगीर ने जब देखा तो उसको पुलिस को सूचना दिया। जब जिस तरह बात की जाए तो बेरहमी से जो यहाँ पे जो हत्या की गई थी, हत्यारे जो थे बकायदा 6 टुकड़ों में इसकी हत्या कर दिए थे और कोई की थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो मृतक का जो भाई है उसने आरोप लगाया है कि चाचा सहित 4 लोगों ने मिलकर के ये प्रकरण इस वारदात को अंजाम दिया है। और जिस तरह देखा जाए तो जो एसपी ग्रामीण है बलवंत चौधरी, उन्होंने बकायदा मौके पहुंच कर जायजा लिया। उसके बाद मृतक के भाई के कहने पर जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिसके लिए टीम को गठित कर दिया गया है। तो जो हत्या हुई है उसको उसके आगे जो है बात की जाए तो इसमें बकायदा जो है जमीनी रंजिश की लेकर के बात सामने आई है कि जमीनी विवाद था बहुत पुराना, उसको लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद जो है लोगों ने अंजाम दिया। और खुद जो इनके मृतक के चाचा थे उनमें उसमें शामिल थे और शामिल होने के बाद बकायदा मृतक के भाई ने ये बात कही है। और पूरे एक्शन में अयोध्या पुलिस आई है। उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोगों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी ग्रामीण का कहना है जल्द ही उनको पकड़ करके और विधिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक तरह से ये पूरा जो मामला है वो पारिवारिक विवाद से ही एक तरह से कनेक्ट बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। रुपेश, 2 की तलाश जारी है। मतलब 6 टुकड़े, बहुत ही ज्यादा बर्बरतापूर्ण तरीके से ये घटना कारित की गई है। हत्यारों ने जिस तरह से उसकी हत्या करने के बाद जब उसका उससे भी दिल नहीं मारा तो बकायदा जो है हथियार से 6 टुकड़े कर दिए उसके, और 6 टुकड़े करने के बाद वहां छोड़ के फरार हो गए। इस तरह से भाई का कहना था कि जो चाचा हैं, चाचा भी इसमें मिले हुए हैं और जमीनी रंजिश बहुत पुरानी चली आई है, जिसको देख करके ये अंजाम दिया गया है। क्योंकि लड़का जो था वो बीए फर्स्ट ईयर का जो पहले का छात्र था और जो है घर से कुछ दूरी पर जो है, क्योंकि गांव का माहौल चला जानते हैं, गांव में गर्मी ज्यादा होती है। जी, बहुत धन्यवाद रुपेश आपका जानकारी देने के लिए। तो अब पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर 2 की गिरफ्तारी कर ली गई। दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका को ले गया चाकू से गोदकर नृशंस हत्या को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी ने प्रेमिका के शरीर पर चाकू से कई वार किए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में मर्डर की एक घटना से सनसनी फैल गई है। प्रेमिका को ले गया था अपने साथ और वहां ले जाकर चाकू से युवती की हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में जो आरोपी, उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। प्रेमी ने प्रेमिका के शरीर पर बताया जा रहा है कि चाकू से कई वार किया। जो आरोपी प्रेमी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका को अपने साथ ले गया और चाकुओं से गोदकर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
दीपक इस खबर पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दीपक, ये बड़ी ही खौफनाक वारदात है जिस तरीके से प्रेमिका की हत्या की गई है, और क्या बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं अभी तक? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक 22 वर्ष का युवक एक 18 वर्षीय युवती के साथ जिस तरह से बर्बरता करता है। 1 साल पहले उससे उसकी मुलाकात होती है और दोनों में दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती फिर प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। उसके बाद कल ये दिल्ली के पूरे जहांगीरपुर इलाके का मामला है, जहाँ युवक ने युवती को चाकू से गोद कर मार दिया और ये आरोप लगाया जाता है कि युवती पे दबाव बनाया जा रहा था, परिवार की तरफ से दबाव था कि वो उससे मुलाकात न करे। और सबसे बड़ी बात स्वाति, ये दोनों जो थे वो डीयू के स्टूडेंट थे, जो दिल्ली का एक टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। और इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये समाज पे भी एक सवाल खड़ा होता है, आखिर समाज किस ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यदि हम डीयू के छात्रों का जिक्र करें जो तमाम इंडस्ट्रीज में टॉप लेवल पे माने जाते हैं, वहीं एक 22 वर्ष का युवक जिस तरह से हत्या जैसे वारदात को अंजाम देता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। और जो तमाम जो जानकारी है, डीयू का छात्र था। आप सोचिए कि ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, कोई सिरफिरा ही कर सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। पीलीभीत में घर से ले जाकर किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात, पीड़िता की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सूरज अपने साथी की मदद से घर स्कूटी से इसे ले गया था। गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ मारपीट भी की। आरोपी पीड़िता को अपनी मां के पास ले गया था। मां ने किशोरी को दूध में जहर दे दिया। गैंगरेप का आरोपी सूरज और अज्ञात साथी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दूध पिलाने वाली आरोपी की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे षड्यंत्र में बताया जा रहा है कि आरोपी की मां भी शामिल थी, जिसने युवती को जहरीला दूध दिया, जिससे किशोरी की मौत हो गई। न सिर्फ इस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी दुस्साहसिक घटना जिसको अंजाम दिया गया, इसके साथियों ने मारपीट भी की और आरोपी की मां ने इसको जहरीला दूध देकर जान ले ली। पीलीभीत का यह मामला है। घर से ले जाकर किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला, पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई है। सूरज नाम का आरोपी जो अपने साथी की मदद से पीड़िता को स्कूटी से ले गया था। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने किशोरी से मारपीट की। हरिपाल जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हरिपाल, विस्तार से जानकारी दीजिए कि क्या हुआ था पीड़िता के साथ और अब इस मामले में पुलिस कैसे जांच कर रही है? देखिए बिल्कुल स्वाति, आपको बताऊं कि थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव की ये रहने वाली जो गैंगरेप पीड़िता है किशोरी, को फिलहाल वहां की रहने वाली बताया जा रहा है कि 25 और 27 मई को ये जो सूरज नाम का आरोपी था वो अपने साथी के साथ इस पीड़िता के घर जाता और पीड़िता जो थी रेप पीड़िता, उसके परिवार में जो माँ बाप थे वो घर पर नहीं थे और इसी बात का फायदा उठा करके जो आरोपी है वो फिलहाल अपने साथी के साथ उसके घर पहुंचता है और उस किशोरी को जबरन स्कूटी पर बैठा कर ले आता है। इस किशोरी का आरोप है कि जो सूरज नाम का आरोपी था और उसका जो एक साथी था, उसने उसकी मदद से 25 और 27 2 दिन लगातार उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर उसके बाद जो पीड़िता थी उसको छोड़ दिया। फिर बताया भी जा रहा है कि 27 तारीख को पुलिस ने जो आरोपी सूरज है और जो उसका साथी और जो पीड़िता इसको थाने बुलाया था, लेकिन उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि 27 तारीख को जो पीड़िता थी उसके परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। इसकी वजह से जो आरोपी थे उनका 151 की कार्रवाई करने के बाद मजबूरन छोड़ना पड़ा। फिलहाल कल की ये पूरी घटना बताई जा रही कि जब जो आरोपी सूरज था वो फिलहाल लगातार उसको धमकी दे रहा था कि अपनी मां के पास भी ले गया था। आरोपी की मां ने इसको दूध में जहर मिलाकर दे दिया। ये भी घटना इसमें घटित हुई। आरोपी सूरज था वो अपनी मां के पास इस किशोरी को बातचीत करने के लिए ले गया था। उसी बहाने की मां ने जो दूध था उसमें जहर पिला दिया और किशोर की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद वो मौके से उसके मां और जो आरोपी सूरज था वो फिलहाल फरार हो गया। आनंद फानंद में जो परिवार के लोग थे उन्होंने CHC बरखेड़ा भर्ती कराया था और डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। तो कुल मिलाकर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जो रेप पीड़िता थी उसकी हालत बेहद गंभीर थी। इसको देखते हुए डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया और हायर सेंटर ले जाते वक्त जो रेप पीड़िता थी उसने फिलहाल अपना दम छोड़ दिया। कुल मिलाकर के इस रेप पीड़िता की दुखद मौत हो गई है और इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। तो इसके पीछे जो पूरी कहानी वही बताई जा रही कि 25 और 27 तारीख को जो आरोपी सूरज था इसके साथी ने इसको घर से ले जाकर के इसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और दोनों ने गैंगरेप के बाद जो पीड़िता थी उसके साथ मारपीट की और यही वजह थी कि लगातार उसके ऊपर जो आरोपी था वो लगातार दबाव बना रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कल की जिस तरह से जो वारदात हुई उसकी मां ने उसको दूध के
बहाने जो जहर था वो मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और फिलहाल इसी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी सूरज था, जो उसका साथी था, जो 25 और 27 तारीख को उसको घर से ले गए थे स्कूटी पर बैठा के, उनके खिलाफ मुकदमा लिख लिया है और जो आरोपी मां उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया। तो फिलहाल पुलिस ने मुकदमा तीनों के खिलाफ लिखा है। जो आरोपी सूरज है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है, जो उसका मददगार था उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है और जो उसकी मां है जिसने दूध में जहर मिलाकर बहुत पिलाया था, धन्यवाद उसके खिलाफ हरिपाल। और अब मुकदमा बड़ी लिखा बात लगा। यह है कि ये गिरफ्तारियां कब तक होती हैं आरोपियों की, ये देखने वाली बात है। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा और भी चाक चौबंद होगी। सुरक्षा में लगाया जाएगा 3/3 ड्रोन। रेड, येलो, ग्रीन जोन में रहेगी पैनी नजर। जोन की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। एक बार में 12 से लेकर 14 घंटे तक उड़ सकता है 3/3 ड्रोन। हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस बताया जा रहा है। 3/3 ड्रोन दिन और रात में भी संदिग्धों पर पैनी निगाह रखेगा। वीडियो और सर्विलांस के माध्यम से पुलिस को पूरी मदद मिलेगी। रेड येलो जोन में सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। डीसीपी सिटी ने एएसआई, सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की, यानी कि अब ताज नगरी की सुरक्षा और भी ज्यादा चाक चौबंद होने जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरों के जरिए दिन और रात में भी जो संदिग्ध हैं, अराजक लोग हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। वीडियो और सर्विलांस से पुलिस को जानकारी मिलेगी इस T3 के जरिए। दिन और रात दोनों पैरों में संदिग्धों पर जो नजर है वो रखी रहेगी पुलिस की। प्रयागराज में ज्येष्ठ महीने के चौथे मंगलवार को संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। श्रद्धालु मंदिर के अंदर और बाहर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग भंडारों का भी आयोजन करवाते हैं। ज्येष्ठ माह के आज चौथे मंगल में हम सभी यहाँ दर्शन पूजन करने आए हैं। ज्येष्ठ माह के मंगल का बड़ा महत्व होता है। अभी एक मंगल और शेष है। 10 तारीख को आखिरी मंगल है। साल पर्यंत इस मंदिर में लगातार भीड़ होती है। हर आदमी की अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। लेटे हुए हनुमान जी है, लेटे हुए रूप में दर्शन देते हैं लोगों को। और इसका महत्व यह है कि साल पर्यंत आप देखेंगे इसी तरीके से भीड़ रहती है। ज्येष्ठ माह में कुछ श्रद्धालु ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोग आकर के यहाँ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए यहाँ पर विनती करते हैं हनुमान जी से। और हनुमान जी यहाँ पर जो है दक्षिण मुखी हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। आज जेठ मास का चौथा बड़ा मंगलवार है और हिंदू धर्म में इस मंगलवार की बहुत बड़ी विशेषता है। हनुमान जी के यहाँ बहुत बड़ी भीड़ है। भक्तों का तांता सुबह से बहुत लंबा चौड़ा लगा हुआ है। काफी भीड़ है। हम लोगों को दर्शन करने में बहुत देर से लाइन लगानी पड़ी और पूजा अर्चना किया, दर्शन किया हनुमान जी का कि हनुमान जी की कृपा हम लोगों को बनी रहे। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात। स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर के बीच बताया जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग कई घंटों तक चली है। मुलाकात के बाद अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में शामिल होने की अटकलें बड़ी तेज हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में चोरी चुपके पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी में तीसरा मोर्चा बनाने की जो कवायद है एक बार फिर से बड़ी तेज हो रही है। बड़े दलों से अलग छोटे दल नया मोर्चा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य की 3 घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ओवैसी, चंद्रशेखर, पल्लवी, स्वामी प्रसाद आने की तैयारी में दिख रहे हैं, क्योंकि 2027 में यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में तीसरे दल की जो सुगबुगाहट है वो स्वाभाविक नजर आ रही है। और अब बड़े दलों से दूरी बनाकर छोटे दल एक नया मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी में, जिसमें ओवैसी हो, चंद्रशेखर, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद साथ आने की तैयारी में दिख रहे हैं। ये घंटों चली हाई लेवल की बैठक थी। अब बैठक में क्या क्या किन किन मुद्दों पर बातें हुई ये तो अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कोई बड़ी खबर इसको देखते हुए आ सकती है। हालांकि कई घंटों तक मुलाकात चली। अब मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस पर अभी स्पष्ट जानकारियां सामने नहीं आ पाई। बढ़ते आगे, बागपत में फौजियों ने मकान में जमकर तोड़फोड़ की। लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ट्रक में फौजी गए थे। सेना की गाड़ी में आए जवानों ने तोड़फोड़ की। 2 भाइयों का विवाद था, जिसमें एक भाई का बेटा कर्नल और दोनों भाइयों में मकान बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। ताऊ से जमीन खाली कराने पहुंचा था कर्नल भतीजा। कर्नल तरुण कुमार सिग्नल रेजिमेंट में तैनात है। वहीं पुलिस ने रक्षा मंत्रालय को इस मामले की रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली सेना मुख्यालय को भी रिपोर्ट भेजी गई है। मकान का गेट तोड़कर सेना की गाड़ी में ले गए थे। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर का मामला है।
विपिन बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या ये मामला है? देखिए, बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बता दूं, ये बागपत में दो भाइयों के मकान के बंटवारे को लेकर फौजी की एंट्री हुई है, जहां सेना के कर्नल भतीजे ने अपने ताऊ के मकान का कब्जा मुक्त कराने के लेकर फौजियों को साथ लेकर वहां पहुंचा और आधा दर्जन फौजी फिल्मी अंदाज में गांव में पहुंचे और मकान का गेट और ताला तोड़कर कब्जा किया। इतना ही नहीं, फौजियों ने मकान के लोहे का गेट हथौड़े की मदद से तोड़ा और उसे अपने ही ट्रक में लाद कर ले गए। यह सभी जो सेना है, जो फोर्स है, ये सब मेरठ से आए थे, क्योंकि जो कर्नल है वो अपने साथियों को ही लेकर आया था और उसी को लेकर उन्होंने वहाँ मारपीट करते हुए घर में तोड़फोड़ की है। इस पूरे मामले में जो दूसरा भाई है उसका कहना है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार।